Good evening, students. So, this is our lecture number 10. I guess it is 10. Let me just correct it. Huh. This is our lecture number 10 on the Hindu Succession Act 1956. तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के ऊपर। तो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो केस है ना, इसने कंक्लूसिवली बहुत सारे इश्यूज जो सेक्शन 6 के रिगार्डिंग रेस किए गए थे उसको कंक्लूसिवली उन्होंने डील कर दिया इस चीज़ से। अब जो भी प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है वही प्रेसिडेंट फॉलो किया जा रहा है इन ऑल द फ्यूचर केसेस अनटिल अनलेस मान लो कोई बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई और उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। दैट इज़ समथिंग विच वी डोंट नो अबाउट। बट बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है when it comes to section 6, so it is basically विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जहाँ पर प्रकाश वर्सेस फूलावती के जो कई सारे ऑब्जर्वेशंस थे उनको भी ओवर रूल किया गया था। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी मैं हिंदू लॉज के लेक्चर बना रहा हूँ उसके नोट्स मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद दैट जो भी अपडेट्स हैं एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड उसके बाद जो मेरे को आपको एक चीज़ समझाना है वो ये कि जो मैंने आपको अभी तक जो पार्टीशन करवाया है, जो नोशनल पार्टीशन वगैरह करवाया है, उसको भूल जाइए, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस आप मत दीजिए, बिकॉज दैट वाज नॉट एक्चुअल पार्टीशन, दैट वाज मेयरली नोशनल पार्टीशन। ठीक है, जब मैं अभी इसके बाद एक्चुअल पार्टीशन कराऊंगा ना तो वहाँ पे रूल्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। वहाँ बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आइडिया इन द कंटेक्स्ट की मतलब नोशनल पार्टीशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे हिस्सा डिवाइड होता है, बस एक आइडिया आपको दिया है, वो एक्चुअल पार्टीशन नहीं है। एक्चुअल पार्टीशन हम लोग जब ये केस लॉस कर लेंगे ना, सेक्शन 6 की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग एक्चुअल पार्टीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर अगर आपका कोई डाउट रेज होता है तब आप बताइएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले के पार्टीशंस को आप लोग भूल जाइए, इसके बाद जो हम लोग पार्टीशन करेंगे सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो सबसे पहली डिस्कशन हमने की थी वो की थी विद रिगार्ड टू ओरल पार्टीशंस। हमने ये समझा था कि अगर 2012-04 से पहले, दैट इज 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई ओरल पार्टीशन किया गया है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का पार्टीशन किया गया है, तो उस पर सेक्शन 6 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 2012-04 के बाद में अगर कोई पार्टीशन होता है, मैं इसके ऊपर लिख के बता देता हूं। ठीक है, बिफोर 2012-04 if there is any partition that is oral registered under the Registration Act or by decree of the court, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सेक्शन 6 का। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि आफ्टर 2012-04 अगर कोई ओरल पार्टीशन किया गया है, ठीक है, वैसे तो वो ओरल पार्टीशन वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उस ओरल पार्टीशन को हम आउटराइटली, मतलब देखो कोर्ट को डायरेक्शन ये दिया गया है क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन कि पार्टीशन सिर्फ दो प्रकार के हैं। एक ऐसा पार्टीशन जिसको रजिस्टर किया गया अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, या फिर जो कोर्ट के डिग्री के थ्रू पार्टीशन किया गया, सिर्फ दो तरह के पार्टीशन को एक्सप्लेनेशन पार्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो ये है कि ओरल पार्टीशन को आप आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए, बिकॉज उसको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ओरल पार्टीशन प्रूव हो जाए, यहां पर प्रूव हो जाए कि इस पार्टीशन को किसी बोगस इंटेंशन से नहीं किया गया है, किसी मैलिफाइड इंटेंशन से नहीं किया गया है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ डिफीटिंग द राइट्स ऑफ द डॉटर, ठीक है, तब उसको हम वैलिड मानेंगे, चाहे वो बिफोर 2012-04 किया गया हो या फिर आफ्टर 2012-04 किया गया हो। दैट इज मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लोग सेपरेटली रह रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बस एक ओरल पार्टीशन कर दिया, आपका इंटेंशन था ही नहीं पार्टीशन करने का। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज है ना, ये कहती है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन मूवमेंट एक्ट 2005 इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ ए को पार्टनर शैल, मतलब कि फ्रॉम 9/9/2005 जो डॉटर्स हैं उनको को पार्टनर्स अब बना दिया गया है। उसके बाद अब वो पार्टीशन मांग सकते हैं।
तो 9/9/2005 से पहले अगर मान लो ओरल पार्टीशन भी हुआ है, दैट इज 2012-04 के बाद हुआ है, ओरल पार्टीशन ही हुआ है, उस पर भी हम क्वेश्चन तभी रेस करेंगे जब वहां पर एकदम प्राइमा फेसा ये चीज क्लियर हो कि इस पार्टीशन को जो करने का पर्पस था ना, वो यही था कि डॉटर्स के राइट्स को डिफीट कर दिया जाए। मतलब कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली थी, उनका इंटेंशन था ही नहीं कि हम पार्टीशन करें। उन्होंने क्या किया, बस एक मेमो तैयार कर दिया, सबके अपने अपने हिस्से लिख दिए, ताकि बाद में फ्यूचर में जब पार्टीशन हो, एक्चुअल पार्टीशन हो, तो वहां पर डॉटर्स को कोई अधिकार मिले ही ना। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हमने क्या समझा, हमने ये समझा इशू 1 में कि 2012-04 से पहले अगर कोई भी पार्टीशन हुआ है उसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो अगर उसको भी हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, यहां पर हमने एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया, तो भाई ऐसे तो पता नहीं कितने 100 साल पुराने पार्टीशन खुल जाएंगे, कोर्ट तो इतने सारे पार्टीशन करने बैठ जाएगा और फिर मतलब जो बाकी केसेस है उनको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2012-04 के बाद अगर आपने कोई भी ऐसा पार्टीशन किया है फॉर द पर्पस ऑफ डिफीटिंग द राइट्स ऑफ द डॉटर, तो वहां पर तो उस पार्टीशन को हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये इशू 1 था, आपको क्लियर हो गया। अब जो इशू हमारे सामने आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट का था वो अलग अलग था। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बाद क्या इशू रेस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक बार अगर आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, द डॉटर ऑफ ए को पार्टनर शैल, बस यहीं तक ध्यान दीजिए। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 पे आ जाइए। Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act, and not by survivorship, and the co-partner property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place. अब यहां पर जो सबसे बड़ा इशू रेज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर प्रकाश वर्सेस फूलावती में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी ऑब्जर्वेशन दी थी, जिस ऑब्जर्वेशन को बेसिकली विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया था। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर डॉटर्स को को पार्टनर बनना है तो क्या उसके लिए उनके पिता का जिंदा होना जरूरी है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, when a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act, and not by survivorship। मतलब पहले तो इस सबसेक्शन ने सर्वाइवरशिप के रूल को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। ठीक है, और ये कहता है कि अगर 2005 के बाद कोई किसी को पार्टनर की डेथ होती है तो उसके डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है इट विल डिवॉल्व। जो क्वेश्चन यहां पे रेस किया गया था वो ये रेस किया गया था कि क्या अगर डॉटर को जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ठीक है, पार्टीशन में हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए उसके पिताजी का जिंदा होना जरूरी है आफ्टर 2005। ठीक है, देखिए यहां पर भी क्या कह रहा है, द डॉटर ऑफ ए को पार्टनर शैल बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। इसको दोबारा पढ़ते हैं, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, डॉटर्स को जो को पार्टनर का दर्जा दिया जा रहा है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6, अमेंडेड सेक्शन 6, दैट इज कि ऑन एंड फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम द 9/9/2005, उसके बाद से ही डॉटर्स को पार्टनर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर सबसेक्शन 1 को सबसेक्शन 3 के साथ पढ़ें तो जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये आता है कि क्या डॉटर्स को अगर को पार्टनर बनना है तो उसके लिए उनके पिताजी का जिंदा होना जरूरी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आइए देखते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वर्सेस फूलावती अगेन। ठीक है, सो दोबारा पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इश्यूज थे। पहला इशू था वेदर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इन एप्लीकेशन। अभी इसको हम लोग को डील नहीं करना है। वेदर द फादर शुड बी अलाइव ऑन 9 सितंबर 2005 so that the daughter become a co-partner. This is the second issue which was raised before the Supreme Court. Actually हुआ ये था ना कि डॉटर ने जब अपना अधिकार मांगा था तो उस टाइम पर उसके पिताजी जिंदा नहीं थे। तो जो डिफेंडेंट थे, मतलब कि जो उसके भाई वगैरह थे डॉटर के, उन्होंने ये इशू रेस किया कि सेक्शन 6 का जो इफेक्ट है वो इस प्रकार का है कि डॉटर्स को अगर को पार्टनर बनना है तो उसके लिए
ऑन 9/9/2005 जो उसके पिताजी हैं उनका जिंदा होना जरूरी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। विद रेफरेंस टू द सेकंड इशू, the Supreme Court observed that for a daughter to become a co-partner, her father should be alive on 9 September 2005. When the amendment came into effect, that is, on and from 9 September 2005, the daughter of a co-partner shall become a co-partner by birth. According to Section 6 of Section 3, if a Hindu male dies after 9 September 2005, his interest in the co-partnership property will not devolve by survivorship, rather it will devolve by succession in all cases. For this, a notional partition will be done and the daughter will be allotted a share equal to that of the son. However, if the Hindu male dies prior to the commencement of the 2005 amendment, that is prior to 9 September 2005, this daughter will not be allotted a share in notional partition. This implies that the father should be alive on 9 September 2005 in order to make the daughter a co-partner. Also, by a bare reading of Section 6 and Section 3, it is clear that the daughter is becoming a co-partner through a male co-partner. Thus, it is quite clear that it is living daughter of a living co-partner who will become a co-partner on and from 9 September 2005. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सबसेक्शन 1 को इन कंजंक्शन विद सबसेक्शन 3 पढ़ा, ठीक है, एंड दे फॉर्म द कंक्लूजन कि अगर एक डॉटर को को-पार्टनर बनना है तो उसके लिए उनके पिताजी का जिंदा होना ऑन 9/9/2005 इज इंपॉर्टेंट। अगर वो 9/9/2005 को जिंदा नहीं है तो डॉटर्स जो है वो कभी भी को पार्टनर नहीं बन पाएंगे। एक बार दोबारा देखते हैं सबसेक्शन 3 को, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। वेयर अ हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ शैल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन। दैट इज वॉट दे आर सेइंग इज कि अगर 2005 के बाद किसी भी हिंदू मेल की डेथ होती है तो उसके डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका डेवोल्यूशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं किया जाएगा, रैदर इट विल डिवॉल्व बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन। और यहां पर क्या होगा, यहां पर डॉटर्स को इक्वल अधिकार दिया जाएगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे देखा कि देखो सबसेक्शन 3 जो है ना, इसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन देंगे और इसकी जो बेयर रीडिंग है, इसको पढ़ने के बाद जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि पिता का उस टाइम पर जिंदा होना जरूरी है, सिर्फ उसके बाद ही डॉटर्स जो है वो को पार्टनर बन पाएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक बात और बताता हूं जो आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो हम लोग अगला इशू हम लोग डील करेंगे तब उसके लिए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दूसरा इशू आया था वो ये आया था कि ये एक्ट प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। दैट इज इसका जो इफेक्ट है वो 9/9/2005 के बाद से, उससे पहले इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अब इसी जो ये ऑब्जर्वेशन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इसके बाद एक केस लॉ और हुआ, ठीक है, हां, दनम्मा वर्सेस अमर, ठीक है, इट वॉज 2018 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये जो एक्ट है ना ये रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है, बिकॉज जो डॉटर का जो राइट आ रहा है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में, वो बाय बर्थ आ रहा है, ठीक है। इवन दो इन्होंने कहा कि जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, स्टिल जो प्रकाश वर्सेस फुलावती में जो प्रिंसिपल डाला गया था कि 9/9/2005 को डॉटर और पिता दोनों का जिंदा होना जरूरी है, उसको इन्होंने अपहेल्ड किया था दनम्मा वर्सेस अमर में, ठीक है। अब जो ये मैटर है, इट वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज ए 3 जज बेंच इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ठीक है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में इस केस को दोबारा, मतलब इस इशू को दोबारा डील किया गया कि क्या डॉटर का जिंदा होना जरूरी है और क्या पिताजी का जिंदा होना जरूरी है और 9/9/2005 की जो डॉटर्स हैं वो उसके बाद को पार्टनर बन सके, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे का रैशनल क्या है। इसका रैशनल ये है कि 9/9/2005 को सेक्शन 6 जो है वो एक्टिव हो गया, जो अमेंडेड सेक्शन 6 है वो एक्टिव हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई सपोज 9/9/2003 में, ठीक है, 9/9/2003 में अगर उनकी मृत्यु हो गई तो यहां पर प्रकाश वर्सेस फूलावती के हिसाब से डॉटर जो है वो कभी भी को पार्टनर नहीं बन पाएंगी। एक चीज जो सोचने वाली है यहां पर वो ये है कि शायद से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि एक्चुअल पार्टीशन और नोशनल पार्टीशन क्या होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या सोचा, मैं आपको समझाता हूं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन था प्रकाश फुलावती में।
कि सपोज ये एक फैमिली है, ठीक है, यहां पर एफ की डेथ हो गई 9/9/2003 को। अगर पूरी प्रॉपर्टी 1 थी तो यहां पर सबका हिस्सा निकालते हैं। अभी देखिए डॉटर्स को पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे हो गया 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि एफ की डेथ के बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, नोशनल पार्टीशन, ठीक है। नोशनल पार्टीशन करके जो एफ का 1/4 शेयर है उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं अमॉन्ग ऑल द क्लास 1 रिलेटिव्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मान लिया। एक बात बताइए, क्या नोशनल पार्टीशन एक्चुअल पार्टीशन होता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट एक्चुअल पार्टीशन। अगर एफ की डेथ हो गई तो क्या इसे जॉइंट हिंदू फैमिली कम्स टू एन एंड? द आंसर इज नो। जॉइंट हिंदू फैमिली तो सिर्फ तभी एंड होती है ना जब कोई पार्टी एक्चुअल पार्टीशन मांगे। अब किसी ने अगर एक्चुअल पार्टीशन मांगा ही नहीं है, मान लो एफ की डेथ हो गई, एफ का जो शेयर था 1/4 उसको नोशनल पार्टीशन करके जितने भी क्लास 1 रिलेटिव थे उनके बीच में हमने डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन जो उसके फैमिली मेंबर्स थे उनमें से किसी ने भी, जो मतलब पार्टीशन का जो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं, उनमें से किसी ने भी पार्टीशन मांगा ही नहीं। हमने तो बस यहां पर शेयर्स को एसर्टेन किया है ना। शेयर्स को एसर्टेन करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने एक्चुअल पार्टीशन कर लिया है। इज दैट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि अगर एफ की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ के बाद हम लोग करेंगे नोशनल पार्टीशन, और नोशनल पार्टीशन के बाद मतलब बेसिकली उन्होंने नोशनल पार्टीशन को इक्विवेलेंट मान लिया टू एक्चुअल पार्टीशन, जबकि एक्चुअल पार्टीशन और नोशनल पार्टीशन दोनों एक डिफरेंट टर्म है। नोशनल पार्टीशन करके बस हमने अभी क्लास 1 रिलेटिव्स के शेयर्स को एसर्टेन किया है, और जब तक कोई को पार्टनर पार्टीशन डिमांड नहीं करता है तब तक एक्चुअल पार्टीशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर प्रकाश वैसे फुलावती में ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट की थी टू कम टू द कंक्लूजन कि डॉटर्स जो हैं, सॉरी जो पिता हैं, उनका जिंदा होना जरूरी है और 9/9/2005 उसके बाद ही डॉटर्स को पार्टनर बन पाएंगे। मतलब बेसिकली अब यहां पे एफ की डेथ हो गई 2003 में, वहां पे हमने नोशनल पार्टीशन कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर अगर FS1 ने पार्टीशन डिमांड कर लिया होता, ठीक है, अगर FS1 ने पार्टीशन डिमांड कर लिया होता तब सिचुएशन डिफरेंट होती, क्योंकि वहां पर पार्टीशन हो गया, वहां पर एक्चुअल पार्टीशन हो गया। अब डॉटर्स को प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर हमने नोशनल पार्टीशन किया है। अब इसके बाद जो एक्चुअल पार्टीशन है, सपोज अगर वो 2006 में होता है तो वहां पर डॉटर को प्रॉपर्टी में इक्वल अधिकार मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आइए देखते हैं विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इशू नंबर 2, whether the observation made in Prakash versus Fulavati that is living daughter of a living co-partner shall become a co-partner is correct or not. In order to ascertain as to whether the observation made in the Prakash case was correct or not, the Supreme Court discussed the concept of unobstructed heritage, that is apratibandhadaya, and obstructed heritage. It is obstructed, I'm so sorry. Obstructed heritage, दैट इज सप्रतिबंधतया। आइए आपको समझाता हूं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एंड ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। देखिए, अब दो प्रकार के हेरिटेज होते हैं, एक होता है अनऑब्स्ट्रक्टेड और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, मतलब रुकिए मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से। अनऑब्स्ट्रक्टेड आपका होता है अप्रतिबंधतया, और ऑब्स्ट्रक्टेड होता है सप्रतिबंधतया। ठीक है। अब सपोज ये एक फैमिली ट्री है, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। यहां पर आपको ये बात पता है ना, को पार्सनरी कितने जनरेशन तक एक्सटेंड होता है, इंक्लूडिंग द लास्ट मेल होल्डर अलाइव, 4 जनरेशन तक, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। देखिए एक बात बताइए, इन दोनों केसेस में
जो को पार्सनरी है वो कहां तक एक्सटेंड हो रही है, एफ ट्रिपल एस तक। इज दैट क्लियर? क्या यहां पर एफ एस, एफ डबल एस, एफ ट्रिपल एस, इन तीनों को को पार्सनर बनने के लिए किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ा? नो। जैसे ही इनका बर्थ हुआ 4 जनरेशन के बीच में ये को पार्सनर बन गए। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या एफ डबल एस अगर इसको को पार्सनर बनना है तो क्या ये डायरेक्टली को पार्सनर बन गया पैदा होते ही? द आंसर इज नो। अगर एफ डबल एस को को पार्सनर बनना है तो उसके लिए एफ की डेथ होना जरूरी है। जब तक लास्ट मेल होल्डर अलाइव जब तक लास्ट मेल होल्डर अलाइव की डेथ नहीं होती है तब तक कोई भी नया को पार्सनरी में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेम अप्लाइज टू एफ पेंटा एस। ठीक है, अगर एफ पेंटा एस को भी को पार्टनर बनना है तो उसके लिए एफ और एफ एस की डेथ होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली यहां पर क्या किस कंसेप्ट को डिस्कस किया गया मैं आपको समझाता हूं। अप्रतिबंध दया ये कहता है कि जब आपको को पार्टनर बनने के लिए, जब आपको जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में अधिकार पाने के लिए आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़े। ठीक है, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? एफ। अगर एफ डबल एस को पार्टनर बनना है तो उसको एफ के ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि आप को पार्टनर बन सकते हो एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप कभी को पार्टनर बनो भी ना। जैसे आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर मान लो एफ से पहले एफ एस, एफ डबल एस एंड एफ ट्रिपल एस इनकी मौत हो जाए तो क्या एफ डबल एस कभी भी को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस होंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज ये एफ का पिंडदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है एफ डबल एस को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो एफ एस, एफ डबल एस, एफ ट्रिपल एस ये तीनों ही को पार्टनर बन गए हैं बाय बर्थ। इनको को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन को फेस नहीं करना पड़ा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डॉटर्स हैं उनको हमने को पार्टनर बनाया है बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ दे हैव बिकम अ को पार्टनर। तो आप यहां पर सप्रतिबंध दया का प्रिंसिपल फॉलो करोगे। जब डॉटर्स को बाय बर्थ को पार्टनर बनाया गया है तो आप किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्यों लगा रहे हो? ऑब्स्ट्रक्शन बीइंग कि उसके फादर जो हैं उनको अलाइव होना पड़ेगा, ओनली देन द डॉटर विल बिकम अ को पार्टनर। तो यहां पर डॉटर्स को बाय बर्थ अ को पार्टनर बनाने का मतलब क्या बनता है? समझ में आ रहा है आपको ये चीज? मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदू लॉ में, हिंदू अनकोडिफाइड लॉ में देयर आर 2 प्रिंसिपल्स, अप्रतिबंध दया एंड सप्रतिबंध दया, जहां पर बेसिकली ये बताया जाता है कि किसी इंसान को अगर को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस करना है तो उसको किसी ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, और अगर नहीं करना पड़ता है तो वहां पर हम लोग फॉलो करेंगे सप्रतिबंध दया का प्रिंसिपल, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है तो हम लोग फॉलो करेंगे अप्रतिबंध दया का प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो जब डॉटर्स को बाय बर्थ हमने को पार्टनर बनाया है इसका मतलब ये है कि बाय बर्थ दे हैव बिकम अ को पार्टनर इफ दे हैव टेकन बर्थ इन द 4 जनरेशन। मतलब जो 4 जनरेशन है को पार्टनरी की, अगर उसमें उनका जन्म होता है तो वहां पर दे हैव बिकम अ को पार्टनर। तो आप यहां पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्यों लगा रहे हो जब हम लोग सप्रतिबंध दया का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। व्हेन द राइट, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी जस्ट करेक्ट इट, इशू 2। यहां पर होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। When the right, it is right. ठीक है, when the right in the property is given or created by birth, it is called unobstructed heritage. ठीक है, this birthright in reference to a co-partneri is in the property of father, grandfather or great grandfather. On the other hand, in the case of obstructed heritage, the right does not accrue by birth, but on the death of the last owner without leaving a male heir, that is, the accrual of the right is obstructed by the existence of the owner. As per the principles of co-partneri, a person is conferred with the rights in Mitakshara co-partneri by birth. Similarly, the daughter has been recognized and treated as a co-partner with equal rights and liabilities as that of a son. That is that of a son. ठीक है,
The expression used in section 6 is that she becomes a co-partner by birth in the same manner as a son. The concept of unobstructed heritage of traditional unqualified Hindu law has been given a concrete shape under the provision of section 6 1a and b. This right of a co-partner is by birth, and it is not at all necessary that the father of the daughter should be alive on 9 September 2005, as the daughter has not been conferred with the right by the obstructed heritage. The daughter step into co-partnery by taking birth before or after the act. The effect of the amendment is that a daughter is made a co-partner and she can claim partition also. For this, a co-partnery must exist on 9 September 2005 to enable the daughter to enjoy her rights as a co-partner. It is only enlargement of the concept of co-partnery by enlarging the rights of the daughters. The principles laid down in Prakash's case is not correct, and it is not necessary that to form a co-partnery or be a co-partner, the predecessor co-partner should be alive. What is relevant, his birth within degrees of co-partnery. तो बेसिकली जो प्रकाश वैसे फुलावती में जो रेशियो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको विनीता शर्मा वैसे राकेश शर्मा ने ओवररूल कर दिया, मतलब ओवररूल कर दिया. दे सेड कि हम यहाँ पर अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और डॉटर्स को जो राइट दिया गया है वो बाय बर्थ दिया गया. अलॉन्ग विद दैट जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सन की आती है व्हेन इट कम्स टू अ को-पार्टनरी प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डॉटर पे भी डाली है. तो आप यहां पर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर सकते दैट द फादर शुड बी अलाइव ऑन 9/9/2005 फॉर द डॉटर टू बिकम अ को-पार्टनर. इज दैट क्लियर? ठीक है, होप सो आपको ये इशू समझ में आ गया. एक बार मैं आपको एक समरी देता हूं हमने क्या समझा अब तक. सबसे पहले हमने ओरल पार्टीशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था. ठीक है, सबसे पहले हमने ओरल पार्टीशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था. इसमें हमने क्या समझा था? इसमें हमने ये समझा था कि 2012-04 से पहले अगर कोई भी एक्चुअल पार्टीशन हुआ है, मतलब किसी प्रकार का बोगस ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, ठीक है, कोई भी एक्चुअल पार्टीशन अगर हुआ है 2012-04 से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नो इफेक्ट. 2012-04 के बाद अगर आपने पार्टीशन किया है, ठीक है, और वहां पर अगर आपने ओरल पार्टीशन किया है तो उसको हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे अनटिल आप इसको प्रूव कर सके कि इंटेंशन जो था वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में जो शेयर थे उसको सिवियर करने का था. मतलब जो आपके जितने भी शेयर थे उस प्रॉपर्टी में उसको अलग होके आपको जॉइंट हिंदू फैमिली को तोड़ने का मतलब आपका इंटेंशन था. तो जब तक आप ये चीज प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम ओरल पार्टीशन को वैलिड नहीं मानेंगे, उसको हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे. इज दैट क्लियर? सेकेंड इशू जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि क्या डॉटर ऑफ ए मेल को-पार्टनर have to be alive on 9/9/2005. The father have to be alive on 9/9/2005 in order to make the daughter a co-partner. This in Prakash vs. Fulavati, the court said yes, that the father should be alive on 9/9/2005. Only then the daughter will be introduced in the co-partnery. लेकिन जो यहाँ पर रेशियो दिया गया था इन प्रकाश वैसे फुलावती, इसको ओवर रूल कर दिया गया इन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रिंसिपल को फॉलो किया था? अप्रतिबंध दया और सप्रतिबंध दया. ठीक है, आपको जो ये चीजें मैंने बताई थी प्लीज का नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है, मैं वैसे नोट्स अपलोड कर दूंगा. आई नो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, मैं बना रहा हूं उसको, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मैं जब ये पूरा बना लूंगा ना, ये पूरा जो आपको पढ़ा दूंगा विनीता शर्मा और प्रकाश वैसे फुलावती वाला केस, तो एक मैं सिंगल लेक्चर बना दूंगा पूरा एक समराइज करते हुए कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें समझी हैं. ठीक है, तो यही बस मैं आपको एक डिटेल में जाके आपको समझा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किस ग्राउंड पे दिया, कैसे उन्होंने ओवर रूल किया और किस प्रिंसिपल को फॉलो करके डॉटर्स को ये अधिकार दिया वगैरह वगैरह. मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ जजमेंट को पढ़ के. ठीक है, तो होप सो आपको दोनों इश्यूज क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, अब जो नेक्स्ट इशू है हमारा वही है कि जो सेक्शन 6 है ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोएक्टिव है. ठीक है, तो इस इशू को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जो बाकी इश्यूज हैं उसको मैं एक ही लेक्चर में कंक्लूड कर दूंगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.